नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नगमा। सबसे पहले 5 बजे की 3 बड़ी खबरों पर एक नजर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में अब तक 23 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आज भी जहांगीरपुरी में धरपकड़ के लिए गई पुलिस पर पथराव हुआ है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कार्रवाई में किसी तरह के भेदभाव से इनकार किया है और कहा कि सबूतों के आधार पर दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा केस में आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जो जमानत मिली थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आशीष मिश्रा से 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए दोबारा हाईकोर्ट भेजते हुए कहा कि पीड़ितों का भी पक्ष सुना जाना चाहिए। और तीसरी बड़ी खबर, महंगाई। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई दर बढ़कर 14.55% हो गई है। अगर पिछले साल मार्च से इसकी तुलना की जाए तो ये लगभग दोगुनी हो गई है। बढ़ती महंगाई पर सरकार का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल, गैस और धातुओं की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। और अब 5 की बात का हमारा आज का फोकस जहांगीरपुरी के जख्म। तो यही बड़ा सवाल है कि शक में घिरी हुई है व्यवस्था, सवालों से घिरी हुई है व्यवस्था। असहाय नागरिक पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके में जहांगीरपुरी में हिंसा थमी नहीं है, तनाव जारी है। आज एक आरोपी को पकड़ने के लिए जब पुलिस फिर से जहांगीरपुरी के उस सी ब्लॉक इलाके में पहुंची जहां पर शनिवार को हिंसा शुरू हुई थी, तब पुलिस की टीम पर एक बार फिर से पथराव हुआ है। कहा जा रहा है कि स्थानीय महिलाओं ने पुलिस पर पथराव किया है। वैसे अब तक 23 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी की, जहां पर पुलिस फिर से पहुंची है, गिरफ्तारियां हुई हैं और आरोप ये लग रहे हैं, आरोप ये भी लगे हैं कि गिरफ्तारियां एक तरफा हुई हैं। तभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को इस आरोप को खारिज करने के लिए सफाई देनी पड़ी है। एफआईआर पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। तो इसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा है कि पुलिस सोशल मीडिया पे कड़ी नजर रखी हुई है। कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो सोशल मीडिया पे हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वातावरण सुधरे नहीं। सोशल मीडिया एनालिसिस हमारे यहाँ हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं जिसकी वजह से वातावरण सुधरता नहीं है या बिगड़ता है, तो उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो सोशल मीडिया पर अगर ये कोशिश हो रही है कि माहौल बिगड़े, माहौल सुधरे नहीं, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सवाल है कि देश की राजधानी में इस तरह की हिंसा और तनाव, शक और सवालों से घिरी हुई है व्यवस्था। असहाय नागरिक पूछ रहे हैं जिम्मेदार कौन। सबसे पहले चलते हैं मेरी सहयोगी नीता शर्मा के पास, जो कि मौजूद है जहांगीरपुरी में। नीता, वहां पर आज भी पथराव की खबर आई है, और जब पुलिस वहां पे पहुंची, आज क्या हुआ, किसकी गिरफ्तारी करने पुलिस आई थी? ये भी खबर है कि स्थानीय महिलाओं ने फिर से पत्थर चलाया है। क्या स्थिति है वहां की आज? नगमा, अभी मैं कौशल चौक पे ही खड़ी हुई हूँ। ये चौराहा है जहाँ पर इंसिडेंट हुआ था। मैं आपके अपने कैमरा पर्सन को अगर बोल पाऊँ, अगर आप यहाँ देख सकें तो ये सामने मस्जिद है और उसके बगल में ही मंदिर है। जो प्रोसेशन है वो इसी इलाके से जा रहा था। 2 प्रोसेशन जो हैं वो इस इलाके से पहले जा चुके थे। जो तीसरा प्रोसेशन है उसका जो लास्ट लेग है वो निकल रहा था। तो यहाँ के लोगों का एलिगेशन है कि कुछ प्रोसेशन में जो लोग थे उन्होंने एक झंडा फहराने की कोशिश की थी मस्जिद पर, साथ में जो है लाउड स्पीकर जो है उसकी आवाज़ तेज़ कर दी थी। तो मस्जिद से लोगों ने कहा था कि आप आवाज़ आस्था कर लीजिए, क्योंकि अभी भी हमारे भी रोज़े चल रहे हैं, हम भी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसके ऊपर जस्टिफिकेशन दिया है, कहा है कि ये कहना कि वहाँ पे झंडा फहराया गया था ये गलत है। ऐसा कोई तथ्य जो है वो सामने नहीं आया। जहाँ तक प्रोसेशन का सवाल है, वो इस इलाके से जा रहा था। ये जो है, जब लास्ट लेग जो है उसके ऊपर पथराव शुरू हुआ तो दिल्ली पुलिस जो है उसने लोगों को सेग्रीगेट कर दिया, ऐसा पुलिस कमिश्नर का कहना है। मेरी राइट साइड जो इलाका है नगमा, यहाँ पर ज़्यादा हिंदू आबादी है। तो जो पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए जो राइट साइड में हिंदूज को धकेल दिया, और जो लेफ्ट साइड है, अगर जेवियर आपको इस साइड दिखा सकें, लेफ्ट साइड जो है वो मुस्लिम बाहुल के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उन्हें यहाँ धकेल दिया। लेकिन लास्ट लेग जो प्रोसेशन था उसके ऊपर से जो है पत्थर जो है वो आया, जो प्रोसेशन पे पड़ा, जिसके कारण जो है हिंसा भड़क गई और उसके बाद जो है 9 लोग घायल हुए। पुलिस का कहना है कि पुलिस की तत्परता के कारण ही जो है वायलेंस कंटेन किया गया। सिर्फ 9 लोग घायल हुए, 8 लोग जो थे वो पुलिसकर्मी थे। नीता, एक सवाल ये भी है, पुलिस ने तत्परता दिखाई, लेकिन जब इस तरह के प्रोसेशन निकलते हैं, और हाल के दिनों में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों और शहरों से इस चाहे रामनवमी का जुलूस रहा हो, उसके बाद कई तरह की धार्मिक यात्राओं के दौरान तनाव की खबरें आई थी। तो राजधानी दिल्ली में भी इस तरह के प्रोसेशन, हालांकि ये रूटीन प्रोसेशंस होते हैं, पर तब सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रोसेशन में जो लोग थे शामिल, उनके पास तलवारें थीं? क्या उनके पास बेसबॉल के बैट थे? क्या तलवार लहराई जा रही थी? क्या कट्टे इस्तेमाल हो रहे थे वहां पे? तो जब जुलूस निकला था तो हथियारों से लैस था ये जुलूस? ये सवाल उठता है। तो इसके लिए क्या परमिशन लिया गया था? तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, साफ दिख रहा है, हमारे दर्शक देखना चाहेंगे कि जब उस दिन जुलूस निकला था तो लोगों के हाथों में क्या चीजें थी। नीता, बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल जो है बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि पुलिस का भी ये कहना है कि 3 लोकल देसी कट्टे और 5 तलवारें जो हैं वो रिकवर की गई हैं। अभी यहाँ पर जो साइबर क्राइम सेल है, जो उसकी भी यहाँ पर जो पुलिस है वो वहाँ पर पहुँची हुई है। यहाँ पे जो एविडेंस है, लोग घर घर जाकर, जो मैंने अभी देखा, पुलिस वाले जो हैं वो छोटी छोटी दुकानों में जाकर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सीसीटीवी कहाँ पर लगा हुआ है। तो एक दुकान वाले का कहना था कि जो सीसीटीवी वो बाहर की साइड उसने नहीं लगाया था, उसकी दुकान के दरवाजे के ऊपर लगाया हुआ। तो इस तरह की जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। लेकिन पूरे देश में इस तरह के किस्से सामने आ रहे थे, तब भी उसके बावजूद भी ये किस्सा यहाँ पर हुआ। दिल्ली पुलिस का तो ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पर फेलियर सामने आया ही है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की काम करने के लहजे से ही ये जो इतना बड़ा वायलेंस है वो कंटेन किया गया। जो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्ट्री भी कई रिपोर्ट्स जो हैं वो दिल्ली पुलिस भेज चुकी है। होम मिनिस्टर जब ये पहली घटना जब सामने आई थी तब उन्होंने बोला था कि आप सेंसिटिवली जो है इसे हैंडल कीजिए। उसके बाद सारे 14 जिलों पे अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया था। अभी भी बहुत सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो ऑन स्पॉट पे हैं। पूरे एरिया को सेग्रीगेट किया गया है और साथ में जो है बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। नगमा, 1 मिनट में आपसे अगर एक बात करवा सकूं, यहाँ पर ये साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं, थोड़ा बात करेंगे इनसे, पूछने की कोशिश करेंगे कि सर नमस्कार सर, उस दिन जो हुआ था, हुआ क्या था उस दिन, जिस दिन ये गड़बड़ हुई, क्या
हुआ क्या था? लोगों ने यहाँ बताया कि परसों जब ये जुलूस निकल रहे थे तो 2 मरतबा जुलूस निकले, शांति से निकले, लोगों को समझा बुझा के और वापस भेज दिया गया। लेकिन फिर तीसरी मरतबा 6 बजे के आसपास फिर एक बड़ा जुलूस, कई लोग जमा हो गए और वो पूरे हथियारों के साथ नारे लगाते हुए, झंडे लहराते हुए और गालियाँ देते हुए और मस्जिद के सामने आके लोगों को प्रोवोक किया। कुछ लोगों ने अंदर घुसकर जो है मस्जिद पे झंडा फहराने की कोशिश की और उससे हालात बिगड़े। तो यहाँ से शुरुआत हुई। तो हमारा कहना यह है कि आखिर जब जुलूस की परमिशन ही नहीं थी, हथियार ले जाने की परमिशन ही नहीं थी, तो आखिर इतनी बड़ी घटना हुई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और पुलिस के अमले से कहाँ चूक हुई है। और जिन लोगों से चूक हुई है उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए कि पुलिस की परमिशन नहीं होने के बावजूद। पुलिस कमिश्नर का आज कहना है कि जो तीनों प्रोसेशन थे उनको परमिशन दी गई थी और जो लास्ट लेग था, जो लास्ट चरण था प्रोसेशन का, उस पे ही जो है वो थोड़ी गड़बड़ी जो है वो हुई थी। हथियारों की परमिशन थी, हथियारों की जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो जांच। ये पता होना चाहिए कि हथियारों की परमिशन थी क्या और इस तरह के प्रोवोकेशन की, नफरत फैलाने की परमिशन थी क्या और उनके साथ पुलिस का कितना अमला मौजूद था जितना होना चाहिए। तो ये सब जांच के विषय हैं जी। हाँ। लेकिन हम अभी डीसीपी मैडम से मिले हैं और उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि आप निश्चिंत रहिए, जो भी कानूनन मुजरिम है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। और हमने उनसे ये भी कहा है कि अगर पुलिस के अंदर से भी कोई कमजोरी आई है तो वहाँ भी जांच होकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शुक्रिया सर। तो नगमा, आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ही क्वेश्चंस जो हैं वो रेज कर रहे हैं जो हम और आप जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल नीता, जैसा हमने कहा कि क्या तलवारों के, हथियारों की वहां पर इजाजत थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद आपका नीता इस बातचीत के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जहांगीरपुरी में मौजूद हैं। राजीव, हमने अभी सुना लोग ये सवाल उठा रहे हैं और ये सबके जहन में सवाल है कि जब प्रोसेशंस निकाले गए तो क्या वहां पर हथियारों की इजाजत थी। वैसे हम दूसरे पहलू पे बात करना चाहेंगे। ये भी खबर है कि पुलिस की जो जांच है या जो फोरेंसिक टीम है वो मस्जिदों में भी गई है, इसके बारे में क्या जानकारी है? और आज भी जब वहां पुलिस पहुंची तो पता है कि पथराव भी हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर जहांगीरपुर की दर्द की आप बात कर रही हैं तो दर्द आप चारों तरफ आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। लोग जरूर नजर आ रहे हैं कि लोग यहाँ पर आम लोग नहीं है, केवल आपको मीडिया कर्मी दिखेंगे और सुरक्षा कर्मी दिखेंगे, हर तरफ केवल सुरक्षा कर्मी दिखेंगे। यहाँ अगर दुकान अगर देखें तो चारों तरफ दुकानें बंद पड़ी हुई है और जो गलियों से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे ठीक पीछे जो गली दे रहे, चौथी गली में जो एक आरोपी है सोनू चिकना, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। तो बताया गया है कि ऊपर से, छत के ऊपर से वहां पर पत्थर फेंके गए, 4-5 पत्थर गिरे और एक पुलिसकर्मी जो है उसमें मामूली तौर पर घायल हुए हैं। हमारे ठीक पीछे की मस्जिद है और वहां ये बताया गया है कि सुबह से जो फॉरेंसिक टीम आई हुई थी करीब 1 घंटा वहां रही और हर वो पहलू की जांच की जिससे हिंसा होने की बात सामने आ रही है। पत्थर को लेकर बात की, जो शीशे टूटे हुए हैं, जो सड़क जो है, हर सारे पहलू को लेकर एविडेंस बात की और बताया गया है कि जो क्राइम ब्रांच की 14 टीमें लगाई गई है जो हर एक पहलू की जांच करे, वैज्ञानिक पहलू से जांच करिए। सीडीआर भी खंगाले जा रहे हैं और हर तरफ से लोगों को बकायदा पूछा जा रहा है और जहां कहीं भी अंदेशा हो रहा है उसको लोग पुलिस जो दबिश कर रही है चारों तरफ। जी, शुक्रिया आपका। पुलिस दबिश कर रही है। फोरेंसिक टीम जो है वो मस्जिद में भी आज गई है जांच पड़ताल के लिए, क्योंकि मस्जिद के अंदर से पत्थर चलाए गए थे, ये आरोप है। हालांकि जो प्रोसेशन निकला था जुलूस, उसमें हथियार से लैस लोग थे। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इसकी इजाजत थी। 5 की बात में एक ब्रेक। और विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है कि सरकार ने इस पर क्यों खामोशी साधी हुई है और ये हिंसा जो है वो किस तरह से रुकेगी। एक चर्चा इस पर इस ब्रेक के बाद। चौवन दिन हो चुके हैं रूस यूक्रेन की जंग को। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह मौजूद हैं यूक्रेन में, ओडेसा के पास मिकोलाइव से। उमा, वहां पर इस समय की चुनौतियां क्या बड़ी हैं? आप लोग जहां पर हैं वहां की स्थिति क्या है, बताइए हमें।
जी देखिए नगमा, जो मिकोलाइव शहर है काफ़ी अहम शहर है, दक्षिणी यूक्रेन का शहर है। ये एक पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है यहाँ पर, और इसका बहुत ज़्यादा व्यापारिक महत्व भी है और उसका सामरिक महत्व तो है ही। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये एक होटल के बाहर खड़े हैं जिसको कि मिसाइल अटैक के ज़रिए रूस ने तबाह किया। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से ये जो होटल है वो ध्वस्त हुआ है। और अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लगातार शेलिंग की जो आवाज़ है वो हमारे कानों में आ रही है। ये इलाका लगातार रूस के निशाने पर है, अभी भी यहाँ पे फियर्स फाइटिंग चल रही है। ये एक फ्रंट लाइन है, एक्टिव वॉर जोन है। यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके तहत हमें रहकर रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। और यहाँ से ही थोड़ी दूरी पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जिसको कि मिसाइल के जरिए रूस ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस शहर का सामरिक महत्व इसलिए है कि अगर यहाँ पे रूस का कब्जा होता है तो लैंड रूट के जरिए वो आगे बढ़कर यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ओडेसा शहर जो है उसको घेरने की कोशिश करेगा। समुद्री तौर पे ओडेसा को पहले से ही रूस ने घेर रखा है। और आपको जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि जो ओडेसा से ही जो रूसी युद्धपोत है मॉस्कोवा, उसको अटैक करके उसको नेस्तनाबूद किया गया। तो रूस की तरफ से एक बदले की कार्रवाई के तौर पे भी देखा जा रहा है। और इस पूरे इलाके में जिस तरीके से वो अपना दबदबा चाहता है, वो जो खेरसन का इलाका है यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और खेरसन के इलाके में रूसी सैनिक मजबूती के साथ टिके हुए हैं। यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा दबाव इस बात का है कि इस शहर को कम से कम बचा के रखे। 5 लाख की आबादी शहर की थी, जिसमें से तकरीबन 2.5 लाख आबादी जो है यहाँ से इवैक्यूएट करके बाहर निकाली जा चुकी है। शहर में एक तरह से वीराना है। तकरीबन 50,000 नागरिकों को निकालने का जो और प्लान है वो बनाया गया। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं तकरीबन 2 लाख, वो कई वजहों से शहर से नहीं निकलना चाहते। उनकी रोजी रोटी और बाकी दूसरे और सवालात होंगे। लेकिन ये एक शहर जो है वो एक्टिव वॉर जोन है। यहाँ जो पानी का संयंत्र है जिससे शहर में पानी सप्लाई होती थी उसको निशाना करके तबाह कर दिया गया। और यहाँ पे हम जब शहर में घुस रहे थे तो बहुत सारे जो टैंकर्स हैं वो लोगों को पानी बांटने का काम कर रहे थे। लोग जो है यहाँ पे पीने का पानी के लिए तरस रहे हैं एक तरह से, और यूक्रेन के दूसरे इलाकों से पानी लाकर यहाँ पर लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। तो एक जो दक्षिणी इलाके का एक बहुत ही अहम सामरिक महत्व वाला ये क्षेत्र, जिस पर कब्जे के जरिए रूस ये चाहता है कि जो व्यापारिक संबंध है, जो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है यूक्रेन का, उसको रोक दिया जाए। ये एक यहाँ जो 3 यार्ड है, 3 डॉक है यहाँ पर जहाज के, जहाँ से कि बहुत बड़ा जो निर्यात है वो यहाँ पर होता है। ये एक इलाका है नगमा जहाँ पर जहाँ से गेहूं बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। यूक्रेन एक महत्वपूर्ण गेहूं का निर्यातक देश है। 2017 से 21 तक तकरीबन 10% जो गेहूं का निर्यात है, दुनिया के निर्यात का जो 10% हिस्सा है वो यूक्रेन से जाता है। और क्योंकि ग्रेन एक बहुत अहम पार्ट है व्यापार का, तो अगर इस शहर पे कब्जा होता है रूस का तो व्यापारिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ेगा। और इन 2 वजहों से, एक तो सामरिक वजह से और दूसरा जो व्यापारिक वजह से रूस इस पर अपना कब्जा चाहता है। और इसके जरिए अगर वो ओडेसा की तरफ लैंड रूट से बढ़ता है तो वो भी एक बहुत ज़्यादा चुनौती की बात होगी। तो इन सब वजहों से यहाँ रूस जो है लगातार हमले कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम तकरीबन 25 मिनट पहले यहाँ पे पहुँचे और तब से लेकर अब तक कई धमाके की आवाज़ हमारी कानों में आई है। और ये इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगे हुए हैं। हम आपको यहाँ पे मिलिट्री जो मोर्चे हैं वो नहीं दिखा सकते, इस तरह के अंडरटेकिंग हमसे लिए गए हैं, उसके बाद हमें यहाँ आने की परमिशन दी गई है। तो ये अभी यहाँ पे हालात है नगमा, जो कि माइकोलाइव शहर का जो हाल है। और इसके बाद इस शहर के दूसरे हिस्सों से भी हम आपको अपने दर्शकों के लिए जानकारी लेकर आएंगे। जी धन्यवाद आपका उमा, सुरक्षित रहें। यहाँ पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और उसके बीच में, तमाम जोखिम के बीच में एनडीटीवी की टीम, हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह वहाँ मौजूद हैं, यूक्रेन के माइकोलाइव में मौजूद हैं इस समय, जो सामरिक दृष्टि से और साथ साथ व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अहम है रूस के लिए। रूस यहाँ पर कब्जा करना चाहता है और लगातार यहाँ बमबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है इस समय भी। तो इस समय हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद 5 के बाद में हम लौट कर आएंगे जहांगीरपुरी की खबर पे।
जहांगीरपुरी में जो हिंसा शुरू हुई है शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पथराव और उसके बाद हिंसा और जो तनाव इस इलाके में है, उसके बाद से विपक्ष ने इसके ऊपर एक टिप्पणी की है। बल्कि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार इसके ऊपर खामोश क्यों है। विपक्ष ने सरकार पर हमला करते हुए सवाल खड़े किए हैं कि सत्ता में खामोशी क्यों है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि दिल्ली सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, दिल्ली सलामत रहे, दिल्ली एकजुट रहे। हिंसा, दंगे व उन्माद से धर्म, मजहब सुरक्षित नहीं होने वाला, न कोई मजबूत होगा, हमारा भारत जरूर कमजोर होगा। सत्ता में संवेदना का सन्नाटा है, इसलिए ये जिम्मेदारी जनता की है। तो ये जिम्मेदारी जनता की है, ये बता रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। विपक्ष ने इससे पहले एक साझा बयान भी जारी किया और हाल में हुई कई सांप्रदायिक घटनाओं जैसे कि रामनवमी के जुलूसों पर हो रही हिंसा को देखते हुए सरकार को घेरा था। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने जवाब दिया है कि ये एनडीए की विकास की राजनीति बनाम विपक्ष की ओछी राजनीति है। हारे और हताश लोग बांटने वाली राजनीति की शरण ले रहे हैं। विपक्ष पर जेपी नड्डा का हमला। जेपी नड्डा ने कहा है कि आज भारत में दो तरह की राजनीति हो रही है। जेपी नड्डा ने यह बताया है कि लगातार जो विपक्ष है वो हारा हुआ विपक्ष एनडीए की विकास की राजनीति बनाम विपक्ष की ओछी राजनीति चल रही है। जो पहले वोट बैंक की तोड़ो राजनीति होती थी, उस पे जोड़ो राजनीति हावी हो गई। आप करौली राजस्थान पे चुप्पी क्यों साधे हैं? पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कांग्रेस की, विपक्षी पार्टियों की सोच है हमारा भला कैसे हो। किस तरह से 1966 में इंदिरा गांधी जी ने निहत्थे साधुओं पर लाठी चलवाई। और हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं शांत प्रकाश जाटव। शांत प्रकाश जी, आपसे एक सवाल। विपक्ष का जो आरोप है, आपने रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट भी देखा और उसके पहले जब ये घटना हुई है हनुमान जयंती के दौरान जो हिंसा हुई है, उसके पहले भी विपक्ष ने एक साझा बयान जारी किया था और सरकार से सवाल पूछा था कि इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं बार बार अलग अलग जगहों पर क्यों हो रही हैं। सवाल जहांगीरपुरी पे मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो जुलूस निकला उसमें तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जुलूस में शामिल लोग, जो शोभा यात्रा है उसमें शामिल लोग के हाथों में बेसबॉल बैट, तलवारें और हथियार हैं। क्या इन चीजों की इजाजत थी? जुलूस के दौरान क्या इजाजत ली गई थी? आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, आप बोलिए आप। हाँ, जब भी कभी इस प्रकार की धार्मिक शोभा यात्राएं होती हैं तो सर्व समाज उसमें मिलकर के सहयोग करता है। ये हमेशा से परंपरा रही है। मगर कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ये जैसे ही हिंदुओं की शोभा यात्राएं निकलती हैं तो मुस्लिम जो नौजवान हैं वो पत्थर फेंकते हैं या इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो इनको शेल्टर दे रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि ये इसमें सौहार्द होना चाहिए, पर जब रुक कर नारेबाजी होती है, या नारेबाजी भी छोड़ दीजिए, यहां पर तो तस्वीरें हैं, हम दोबारा से वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जो जुलूस, जो शोभा यात्रा के दौरान तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये क्या सुनियोजित होने की जो बात हो रही है कि मस्जिद से पत्थर क्यों चले, तो ये यात्रा के दौरान हथियार क्यों जा रहे थे? क्या हथियारों की इजाजत थी? देखिए, ये जांच का विषय है। हथियार लेकर के कौन चल रहे थे
इस प्रकार की शोभा यात्राओं में किसी प्रकार के कोई हथियार लेकर के न कोई चलता है। यही सवाल है कि जो शोभा यात्रा थी उसके अंदर हथियार दिख रहे हैं, आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि तलवार है, बेसबॉल के बैट हैं, कट्टे हैं। तो कौन चल रहे थे? जो शोभा यात्रा में लोग थे वो चल रहे थे, और इसलिए सवाल ये भी उठ रहा है जिसके ऊपर राकेश अस्थाना ने जवाब दिया है। देखिए ये लोग कौन थे? उसी शोभा यात्रा में शामिल लोग थे। किन्होंने पथराव किया? पथराव दूसरी तरफ से हुआ है, पथराव दूसरी तरफ से हुआ है। शांत प्रकाश जी, मैं पूछ रही हूं कि जो शोभा यात्रा थी उसमें हथियार थे, आप इसको कंडेम करते हैं? बिल्कुल मैं जो है नहीं मानता कि ये होने चाहिए। किसी भी प्रकार की धार्मिक शोभा यात्रा में हथियारों की कोई भी अनुमति नहीं है। यदि कोई किरदार है उनके पास में कोई हथियार लेकर के चल रहे हैं, वो किरदार के रूप में तो चल सकते हैं, मगर उसके साथ में जो भीड़ है उसके पास में हथियार होने का कोई मतलब जो अवैध हथियार है वो नहीं होने चाहिए। तलवार अवैध हथियार मतलब जैसे तलवार लेके अगर हम जा रहे हैं शोभा यात्रा में, तो क्या ये शोभा यात्रा है या तलवार लेके जाने की यात्रा तो नहीं थी ये? देखिए सिख पंथ की जो यात्राएं होती हैं उसमें भाले भी होते हैं। बट सर शांत प्रकाश जी, ये सिख पंथ की यात्रा नहीं थी, ये हनुमान जयंती की शोभा यात्रा थी। क्या इसमें हथियार लेके जाया जाता है? यात्रा में भी अगर किरदार हैं जो लोग उसको लेकर के चलने के लिए तो फिर क्या पुलिस से परमिशन थी? फिर क्या पुलिस से परमिशन थी इसके लिए? बगैर नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि राकेश अस्थाना साहब ने सफाई दी है कि परमिशन नहीं थी इस चीज की। मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो किरदार हैं तो परमिशन होनी चाहिए। बगैर किरदार के कोई व्यक्ति अगर लेकर के चलता है तो उसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो हथियार लेके चल रहा है वो जांच का विषय है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो फिर उसके खिलाफ भी हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त, जो मस्जिदों से बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। इसलिए आरोप एक ये भी लग रहा है कि जब तलवारें भी वहां पर थी तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो एक तरफा हुई हैं, आरोप है। इसलिए राकेश अस्थाना साहब जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने आके बयान दिया है कि भेदभावपूर्ण नहीं है, पर एक तरफ से आरोप लग रहा है कि अगर उस जुलूस में भी तलवार और हथियार थे तो सिर्फ पत्थर चलाने वालों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है? क्या उन्होंने तलवारें चलाई? अगर उन्होंने तलवारें चलाई हैं सर, तो जो तस्वीरें जो वीडियो नजर आ रहा है उसमें हाथों में तलवारें तो दिखाई देती हैं, बेसबॉल बैट भी दिखाई देते हैं। अपराधी होता है, उसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। अगर उन्होंने तलवारें चलाई हैं, नाजायज तरीके से उसका इस्तेमाल किया है, हर हालत में गिरफ्तार होने चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी कि यहाँ पे राजधानी दिल्ली में पुलिस प्रशासन कर रहा है इस काम को? नहीं, इस तरह की हिंसा होती है और ऐसा तनाव है और जगह जगह ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। क्या संदेश जाता है कि हिंदुस्तान, भारत की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो दूसरे छोटे शहरों में, तो यहाँ पर ये चूक है? आप मानते हैं चूक है? यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर शांति बहाल करने की? क्योंकि आम आदमी पार्टी से अगर आप दिल्ली सरकार से बात करें तो वो कहते हैं कि पुलिस जो है वो MHA के अंडर आती है। देखिए नगमा जी, मैं आपको बताऊं, दिल्ली को हमने पिछले वर्ष पूर्वी दिल्ली में छतों से गुलेल और पेट्रोल पंप चलते हुए देखे। तो यहां पर पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा है और ठीक उसी तरीके से कोई और घटना न घटे, पुलिस ने उसको मुस्तैदी से कंट्रोल भी किया है। ये बहुत कम हुई है, नहीं तो हमने पूर्वी दिल्ली में जो घटना जो है देखा था आपने, क्या हालात हो गए थे। तो ये कुछ शरारती लोग हैं इस वक्त में राजधानी में जो इस प्रकार के अंजाम दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस की सराहना करने की आवश्यकता है कि उन्होंने बड़ा कदम उठा करके ये जो बड़ी घटना हो सकती थी उसको कंट्रोल किया है। जी जी, धन्यवाद आपका शांत प्रकाश जी। बड़ी घटना को कंट्रोल किया दिल्ली पुलिस ने, लेकिन प्रशासन और व्यवस्था कई तरह के सवालों के घेरे में भी है। 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। गुजरात के वडोदरा में एक छोटा सा सड़क हादसा सांप्रदायिक झगड़े में बदल गया। पुलिस ने बताया कि दंगाइयों ने पथराव किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने 19 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता। सौरभ, ये जो मामला है वडोदरा का, इसमें ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इस सांप्रदायिक झगड़े में कैसे बदल गया है पूरा मामला?
देखिए, जो घटना है वो कल रात की है, जो वडोदरा में रावपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर एक एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन जितना हमें पुलिस से पता चला है, पुलिस ने जो कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने और दूसरे जो पुलिस के अधिकारी है, उनका कहना है कि ये शुरुआत इसकी हुई एक रैश ड्राइविंग के एक कंप्लेंट की वजह से, लेकिन जल्दी ही स्थिति बदल गई और यहाँ पे दंगा शुरुआत हो गई और दंगा में ये कम्युनल दंगे जिसे कहते हैं उस हद तक पहुंच गई। और यहाँ का पुलिस का कहना है, अब उन्होंने अरेस्ट भी किए हैं बहुत सारे। उन्होंने आज बहुत लोगों को हिरासत में लिए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है इस मामले को लेकर। और अब जो हमें पता चल रहा है उसमें यह है कि पुलिस का कहना है कि अभी जो वहां पर स्थिति है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण है और ऐसी कोई घटना की दूसरी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन ये घटना हुई है वडोदरा में। इसमें 2 एफआईआर किया गया है, एक जो रैश ड्राइविंग की कंप्लेंट है उसका, दूसरी जो दंगा हुआ है उसमें बहुत सारे हैंड कार्ड जो है लोगों के, वो भी इस दंगे में ऐसे डैमेज हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। जी, धन्यवाद आपका। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी की जमानत को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया गया है। 1 हफ्ते में उसे सरेंडर करने का भी आदेश दिया गया है। आशीष मिश्रा को सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने ये फैसला सुनाया है कि उसकी जमानत याचिका रद्द की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर कार्रवाई में सुनवाई का अधिकार है। मौजूदा मामले में पीड़िता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से हाईकोर्ट भेजा है। हाईकोर्ट को फिर से सुनवाई करने को कहा है और पीड़ितों को सुनने के लिए कहा है। आशीष मिश्रा की बेल रद्द होने के बाद लखीमपुर में उनके घर के बाहर से हमारे सहयोगी आलोक पांडे बता रहे हैं वहां की स्थिति। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर शहर में हैं। आशीष मिश्रा, जो अजय मिश्रा जो जूनियर होम मिनिस्टर हैं, उनके पुत्र हैं, उनका बेल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको बेल दिया था। पिछले अक्टूबर उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 4 किसान और 1 पत्रकारों का मर्डर किया। उनकी कॉन्वॉय ने उनको कुचल दिया, इन लोगों को, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको शुरू में अरेस्ट किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया उसके बाद कुछ दिन तो आशीष मिश्रा जेल में रहा, लेकिन उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसको बेल मिल गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल करते वक्त ये कहा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है बेल वाला, उसमें इररेलेवेंट चीज़ों का भी जिक्र है, जैसे बेल के अलावा जो इंटरप्रिटेशंस हैं उस जजमेंट में, उस पर थोड़े क्वेश्चंस उठाए। आशीष मिश्रा को ये आज़ादी दी गई है कि वो वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना बेल पिटिशन डाल सकते हैं। उनसे ये भी कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर वो सरेंडर करें। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ बीजेपी दफ्तर में फिलहाल कोई नहीं है जो इसके ऊपर रिएक्शन दे। अजय मिश्रा जूनियर होम मिनिस्टर हैं, बाहुबली नेता हैं। जिस दिन आशीष मिश्रा को बेल मिली उनके पुत्र को, उसके अगले दिन से वो बीजेपी के कैंपेन में यहाँ शामिल हो गए थे। मुझे याद है हमने बहुत कोशिश की थी उनसे पूछें कि भाई वो क्या सोचते हैं अपने बेटे के रोल के बारे में, लेकिन जब भी हम उनसे ट्राई करते हैं वो हमसे बात नहीं करते। कभी कभी थोड़ी बदतमीजी करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं उनका यही नेचर है। खैर, वो दूसरी बात है। जो मुद्दा है वो ये है कि जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, और न्यायपालिका में जो भरोसा है वो हमारा फिर से जागा है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि चाहे कोई भी हो, चाहे जितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, उसके खिलाफ जो न्याय की प्रक्रिया है वो बाधित नहीं होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। और इस संदर्भ में एक कदम आज आगे लिया गया है, ऐसा फार्मर्स या विक्टिम्स की फैमिलीज़ का कहना है। आशीष मिश्रा अभी कहाँ हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन 1 हफ्ते का समय है उनके पास लखीमपुर प्रिजन में वापस सरेंडर करने के लिए। प्रतीक श्रीवास्तव के और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया है। मामला वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास है और आशीष मिश्रा को हफ्ते भर में सरेंडर करने के लिए भी कहा गया है। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।